ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। टुडे वी विल कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम लुसेंट। अभी हम न्यू ऑब्जेक्टिव लुसेंट जो है उसका आज हम सभी भौतिकी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आप लोग इसे सुनकर भी याद करते हैं। तो आइए हम आज प्रारंभ करते हैं भौतिकी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव लुसेंट न्यू। पहला अध्याय का नाम है यांत्रिकी। पहला क्वेश्चन आज हम सभी भौतिकी का जितना ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी का। बल की एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन हो जाएगा। अब अगला है मिलान करने वाला है उच्च वेग। उच्च वेग हो जाएगा मैक। तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम। उसके बाद दाब का हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा का हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। पारसेक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यही गलत है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति-फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है? तो लक्स हो जाएगा। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता की। ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो हो जाएगा इसका टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो यह हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो करंट। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा इकाई क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो हो जाएगा ओम मीटर सेंटीमीटर में। संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सभी जो है सदिश राशि है, बल्कि द्रव्यमान नहीं है। तो द्रव्यमान हो जाएगा अदिश राशि। अदिश निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऊर्जा जो हो जाएगा अदिश राशि, तो बल, आघूर्ण और संवेग सदिश राशि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है सदिश नहीं है, बल्कि बल, वेग और विस्थापन सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई यह सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A = V-U/T। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति हो जाएगा। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है।
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम। जब जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। हम लोग पृथ्वी पर भी चलते हैं किस नियम के कारण? न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन की गति के पहले नियम से किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से खींचता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व के कारण। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चल जाते हैं तो स्मॉल g का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो उसमें शून्य जूल होगा, क्योंकि जब तक उसका स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं होगा वस्तु को तो उसका कार्य शून्य माना जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं। मतलब फिजिक्स में ऐसा कहता है कि जब तक कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं। लेकिन ग्रामर के हिसाब से वह कार्य हुआ, लेकिन इसमें कार्य नहीं हुआ। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है। क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लुढ़काना
अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व एवं श्यानता के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले जल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, और यह बर्नौली के सिद्धांत के प्रमेय के द्वारा होता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए। साबुन के बुलबुले अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, तो आंधी या झंझावत की संभावना होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो गुब्बारे के आपस में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। उड़ान से पहले जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब वहां घट जाता है।
प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के दौरान। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसी में गतिज ऊर्जा नहीं है? खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? आप लोग हमें इसे कमेंट करके बताएं। उसके बाद है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है? तो रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर क्यों झुकता है? जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्री बल के कारण वह अलग हो जाता है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसका उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम वेग से कम होता है। तो 107 का आंसर बता दे इसका आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी। यानी जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट जो है रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंदें पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6। लोलक की आवर्तकाल है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की
लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो p²/2m हो जाएगा। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्थता से संबंधित है। तेल की एक बूंद छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों पर साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथों में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, तो गति के तीसरा नियम के द्वारा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो घट जाएगा। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कथन एम है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण आर में अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि गुरुत्व नहीं होने के कारण, वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगा, तो आधी रह जाती है। श्यानता इकाई है पॉइज की। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की इकाई क्या होगा, तो कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकीय घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्लवन का नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज की सिद्धांत कहलाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। पानी की बूंदे का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, तो आसंजक बल का अभाव के कारण नहीं चिपकता है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है, पहिया हम लोग जो देखते हैं उसमें बॉल बेरिंग का काम क्या है, तो स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थिति घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने का काम है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। पहला हो गया। 2 नंबर में कर रहा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। यानी ऊपर में से दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ
पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, यानी गुरुत्वाजनित जी 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो यह हो जाएगा 100 kg हो जाएगा। पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, या उसको बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किए थे। ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पास्कल इकाई है दाब की, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका भार घट जाता है। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किसके द्वारा, इसका हो जाएगा आंसर पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उसमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यह उत्प्लावन बल के कारण होता है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करती है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, तो कक्षा में त्वरित बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्शता रेखिका उड़ जाती है। अंडा मृदु जल में डूब जाती है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का, डायनमो से परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है, तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, यही गलत है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होगा, तो अंटार्कटिका के कैंप में। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल का।
एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा का है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिए थे। ये IAS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त पृथ्वी के समान। अगला क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण। ये अध्याय 1 नंबर था। अब अगला अध्याय है उष्मा यानी हीट। तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा? तो उसकी चाल बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु उसमें ऊर्जा बढ़ गई। जब किसी वस्तु को ठंड किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड अलग है, रदरफोर्ड ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, या नहीं तो 4.186 जूल प्रति कैलोरी, या नहीं तो उसको हम बोल सकते हैं 4.186 गुना 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी। यानी उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो W/Q बराबर G है, यही सही है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वायल के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है। ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो केल्विन होगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो कैलोरी है। किलो कैलोरी भी सही है, जूल भी सही है, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10⁻3 जूल। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसी कारण। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी
ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकोल यानी ताप युग्मक डैश द्वारा बनाया जाता है? तो दो असदृश धातुओं से। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो F-32/9 बराबर C/5 ये सही है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक BP तथा हिमांक FP कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने में उस वस्तु का तापमान कितना होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो 36.89 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब निकालने का सूत्र होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। जब गर्म पानी को मोटे ऊंचे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है, इसी कारण। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगा? तो पहले कम हो जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए। अत्यधिक शीत ऋतुओं में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए।
किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से गर्मी जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव क्या होगा? तो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपर परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण। उपरोक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण की किसी विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन विधि के द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार मध्य से आती है? तो विकिरण के द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम का आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं होती है, कौन सी है? तो विकिरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा हो जाएगा। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होती है। बोलोमीटर मापन एक युक्ति है उसमें विकिरण के। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो यह जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसीलिए। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होती है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? जो जगह अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजित निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काले होना चाहिए। यानी धूप से बचने के लिए छाते का रंग कैसा होना चाहिए? यानी ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूर तय करना पड़ता है, इसीलिए। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, इसीलिए। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें रखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा होता है ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? तो E समानुपाती T⁴। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट से अधिक होगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डिवार। यह कब किए थे? तो 1714 ईस्वी में किए थे।
थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक जल तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन और संवहन व विकिरण, यानी इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्यों? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाला ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों की कलाई की जाती है? तो विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। निम्नलिखित में से किसी में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्यों? क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर क्रिया करते हैं? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपाताज पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वह कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? तो निम्न होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहा जाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। पानी कब उबलता है? तो जब इसका जल की अस्थायित्व वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है तो 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो घट जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और ऊष्मा वाष्प संतुलन में रहता है तो वह कहलाता है त्रिक बिंदु कहलाता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है तो द्रव का संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है तो द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपर्युक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है। जल का क्वथनांक होता है तो जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। इसीलिए पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित संवृत्ति का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं करती है, वह कहलाता है गुप्त ऊष्मा कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहा जाता है ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति जूल। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति जूल। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। रोधोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे की ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, तो इस तापमान का केल्विन स्केल पर कितना होगा? तो 318 केल्विन होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ये अपने ऊपर कपड़े पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काला सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वायुमंडल में उभरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। थर्मामीटर यानी तापमापी निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो गैल्वेस्टिन का उपयोग किया जाता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम से के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में किससे ऊष्मा आधारिता अधिक होती है? तो जल में। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घट जाती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है वह 300 केल्विन के बराबर होता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षाकृत ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो मौसम साफ होने पर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा तो 273 घटाना होगा।
बर्फ़ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। मिट्टी के घरों निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। गैसों के दो विशिष्ट ताप के द्वारा संबंधित समीकरण है Cp - Cv बराबर R/J होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंधित क्या होगा? तो x बराबर 273 + y हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं, तो प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण होता है। अब अगला अध्याय है साउंड यानी ध्वनि। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। इनमें से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 Hz से कम। प्रश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 kHz से अधिक। प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। शिकार, पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 Hz से 20,000 Hz होनी चाहिए। ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? तो v बराबर हो जाएगा u बराबर लैम्डा v हो जाएगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण है आर, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए मतलब सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। निम्न द्रव्यों से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो स्टील में सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसी कारण वायु में ध्वनि की वेग कितना होता है? तो कहीं 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है लेकिन 330 मीटर प्रति सेकंड ये RRB और SSC 2020 में जो क्वेश्चन था तो इसमें लिया था 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन कहें इसमें ऑप्शन दे देता है 330 या 232 या 332 भी दिया जाता है, तो उसके अनुसार ऑप्शन देकर लगाया जाता है। जैसे अगर 330 नहीं रहेगा तो 332 रहेगा या 332 नहीं रहने पर 330 रहता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से
अधिक चाल से। अगला है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या कहा जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि के नर ध्वनि से भिन्न होती है क्या कहलाती है? तारतम्य कहलाती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो यह तारतम्य या पिच के कारण होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तरत्व अधिक होती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यह केवल ध्वनि गुणता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो 95 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने में सबसे अधिक प्रदूषित होती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाले रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। ऐसा घटना किसका उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहाँ पर नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो ध्रुवन। प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है ध्रुवन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, इसीलिए। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। ध्वनि तीव्रता का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल के कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि तरंगें परावर्तन कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन क्या है? तो सेबिन ने किया था। सेबिन। गुंजहीन हॉल, डेड हॉल का अनुरणन काल होता है शून्यकाल। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं
तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यतिकरण के कारण। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो व्यतिकरण के कारण होती है। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि विवर्तन के कारण सुन लेते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्रता वायु में क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह हो जाएगा 20,078 से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रास्तव तरंगे कहलाती है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे में। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो यह अवरक्त तरंगे में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में, लकड़ी में। तो लकड़ी में से हो जाएगा। एक जेट विमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का वेग उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है तो इसका हो जाएगा VA लेस देन VW लेस देन VS। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगे की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है? तो यह हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति की होती है। इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित है। निम्नगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी होता है? तो आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का त्वरित निर्धारित करता है वह ध्वनि का आवृत्ति कहलाता है। अगला अध्याय है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहा जाता है फोटोन कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण की सहायता लिया जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने किया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने दर्शाया था। किसने सर्वप्रथम यह दर्शाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दर्शाया था।
प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मोड़ना विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग कण एवं दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश में ध्वनि की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से इसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 गुना 10⁻19 kg प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसा ही रहता है। जब कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से क्रम होगा तो जल ग्रेटर देन कांच फिर ग्रेटर देन हीरा हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 1 सेकंड लग जाता है या 1.25 सेकंड भी कहीं रहता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमें 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड में यहाँ पहुंचता है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकंड का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा या अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ या छोटा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है प्रकाश के परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण में ऐसा प्रतिभाषित होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण, दोनों कारण इंद्रधनुष बनता है। मृग मरीचिकाएं बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पेट अथवा शरीर के अंदर अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच
चटकीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, वायुमंडल में निलंबित वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर होता है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कुल मिलाकर 7 रंग होता है। बै जानी हो पी नाला इसका ट्रिक होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरित निम्नलिखित घटना को अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। इसमें से कोई व्यक्ति दूरस्थ की वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है। इसका आंसर 2 और 3, यानी कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है और आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सटे होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। धूल कण के कारण। चंद्रमा पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुले किस तरह व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग का सबसे कम प्रक्षेपित होता है या लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष किस कारण का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी के कारण उसमें इंद्रधनुष में विक्षेपण ज़्यादा होता है। तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो यह बहुलित परावर्तन और विकिरण का है। वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगला। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस सूत्र दर्पण सूत्र से दिया है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया दर्पण सूत्र, ये सही है। अगर इसी में हम अगर बोलेंगे 1/f बराबर 1/u और माइनस 1/v बोल देंगे तो यह लेंस सूत्र हो जाएगा। लेंस में माइनस रहता है, दर्पण में प्लस रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? अनंत हो जाएगा। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3 बनेगा। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसके प्रतिबिंब देखेंगे 5 दिखाई देगा। 60 डिग्री कोण पर 5 दिखाई देगा और 90 डिग्री रहेगा तो 3 दिखाई देगा। 60 डिग्री पर 5 प्रतिबिंब देखेंगे और 90 डिग्री रहेगा तो 3 प्रतिबिंब देखेंगे। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों के द्वारा कुल कितना छवियां बनेंगे? और 120 डिग्री रहेगा तो 3 बनेगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? डायोप्टर के लिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता +4 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगा +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों के विकिरण की वितरण भिन्न भिन्न होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल बना लेता है? तो 7 प्रकाशों का मेल बनाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है बैंगनी रंग का। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो लाल हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन है? प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। 3 मूल रंग है, नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है, हरा, लाल और नीला प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा, ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होती है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियों होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के दौरान। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का रंग काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य अंग कौन सा होते हैं? तो लाल, नीला और हरा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? तो बैंगनी है। सबसे अधिक कहेगा तो लाल हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाता है।
मायोपिया या जरा दूरदर्शिता कहलाता है। आइरिस का क्या काम है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम है। आइरिस का काम क्या है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारे रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित होती है? तो यह आइरिस के द्वारा होता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। यानी इसका ट्रिक होता है 2 का 3, 3 का 4। यानी दूर दृष्टि रहेगा तो उसको उपचार के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाएगा। अगर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उसको दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दिखाई नहीं देगा तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बुढ़ापे में दूर दृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस होता है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वनरता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वनरता को किसी के द्वारा दूर नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायोफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इनमें से एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बताता है? तो दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यानी एक साइड है दृष्टि दोष, दूसरा उपचार। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या होगा? अवतल लेंस। उसके बाद है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि का उपचार है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष का उपचार हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। और बिंदुकता इसका हो जाएगा बेलनाकार लेंस। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आकार वही होता है जो प्रयुक्त वस्तु होता है, यही इसका सही नहीं है। लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यही सही नहीं है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया दृष्टि दोष है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि दोष से। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। यानी किसी पारदर्शी यानी पेरिस्कोप में 2 समतल रखे जा सकते हैं तो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तुओं को देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेतक किस में प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग में होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल। निम्नलिखित में से कौन सा पर विचार करें? 1, 2, 3 इसमें होगा गोधूली में सूर्य का आमताप, उष्मा काल में सूर्य का रंग और
उष्मा काल में चंद्रमा का दोनों उपयुक्त में यह दृष्टि भ्रम है। उस घटना यानी प्रकाश के प्रकीर्णन और संचारित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की होती है? तो अल्पिन ग्लो यानी हिम विभा में निम्नलिखित में से किसी में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन उसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण है जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है तो उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? वह बिंदुकता कहलाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है एवं सीधा बनाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। जब सूर्य क्षैतिज के निकट होती है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडलीय द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है? तो कांच से जाते हुए। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। अगला है आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है प्रकाश का वेग का। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि इनकी प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे मारना चाहिए। फोटोन किस की मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो फोटोन प्रकाश की यूनिट मात्रा है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो यह हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई होता है इसकी वास्तविक गहराई से कम। निम्नलिखित पर विचार करें कौन सा एक सही है? तो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही बात सही है। अवतल दर्पण जो है ना परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो मैजेंटा प्राप्त होता है। हमें घास का रंग हरा ही दिखाई क्यों देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है इसीलिए। अगला अध्याय है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? तो धनावेशित हो जाता है। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है।
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलॉम का नियम है, यानी F बराबर 1/4 पाई इंटू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। इसका अगला, यदि दो विद्युत आवेशों के बीच मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है विकर्षण या उसी को प्रतिकर्षण बोला जाता है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलॉम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच होगा विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है, तो चांदी। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, तो आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, लेकिन जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम यह अर्धचालक है, लेकिन आर्सेनिक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाता है अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से वैद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन है, तो एम्पियर होता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसीलिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु से मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी धारा प्रवाहित होगी 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा, तो 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई कैपिटल L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का दुगुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश की अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत प्रतिरोध को तोड़ने के लिए किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होती है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। एक फ्यूज की तार को इन लक्षण के कारण पहचाना जा सकता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। यह इसका सही। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है फ्यूज विद्युत ऊष्मीय का प्रभाव पर। विद्युत का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है तो टीन और लेड की मिश्र धातु से। टीन और लेड की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाई जाती है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक और मिश्र धातु पतला तार होना चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंदीदा की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि उपर्युक्त इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। विद्युत धारा में उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण होता है तो जो भी चीज़ गर्म होगा उस सभी उपकरण विद्युत उसमें प्रभाव पर काम करेगा। जैसे हो गया विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी हो जाएगा। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है तो एक दिन में लैंप द्वारा किसी यूनिट ऊर्जा का प्रयुक्त होगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। ये सभी सूत्र से बनाया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होगा 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो यह हो जाएगा वोल्टेज के आधार पर। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वोल्टेज के आधार पर। अगला क्वेश्चन है बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वोल्टेज के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी में किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड।
सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 के होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं, तो उसको श्रेणी क्रम में कहा जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। माइका क्या है? माइका उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका क्या है? तो उष्मा का चालक। माइका जो है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है? तो यह कूलॉम का नियम होता है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़नी चाहिए आधार सिरे से। 1 किलोवाट घंटा यानी kWh का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। फ्लोरोसेंट लैंप के चौक का प्रयोजन क्या है? तो प्रतिरोधकता का कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहा जाता है। यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ जाता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो रेगुलेटर है। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। यह धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करना। एक धारावाही चालक संबंधित है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। यानी विद्युत धारा का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो यह ओम मीटर। ओम मीटर काम क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने का काम करता है ओम मीटर। अगला अध्याय है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इस्पात के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर अधिकतम होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्यम में होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुवों पर अलग अलग हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 10⁻18 से 10⁻21 तक। एक डोमेन में परमाणु की संख्या 10⁻18 से 10⁻21 होता है। अर्थात चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? अर्थात चुंबक फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय
की दिशा में किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस और इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उठता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है? तो तांबा। चुंबकीय आम्लता और भौगोलिक आम्लता के बीच के कोण को कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ। एक शक्तिशाली चुंबक होता है, केवल लोहा एवं उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है यानी हथौड़े से पीटकर और गर्म कर, उपरोक्त दोनों में से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ऑरस्टेड द्वारा कब किया गया था? तो 1812 ईस्वी में किया गया था। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। एक स्थिर चुंबकीय हमेशा दर्शाती है उत्तर 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 तथा दक्षिण दक्षिण दिखाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की घनता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो यह पारगम्यता माध्यम होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है वह कहलाता है डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान दिशा को इंगित करता है? तो बीच की उंगली दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह जनित्र को। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो फैराडे के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम है ऊर्जा का संरक्षण। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका उपयोग आवश्यक भाग है? तो यह जगह बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं की होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। दिक्सूचक का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो चुंबक की शक्ति। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला अध्याय आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है प्रकाश किरण पूर्ण जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर कहलाती है। लेसर बीम सदा होती है, अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने किया था। निम्न अवस्था कण है न्यूट्रॉन है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें तो 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है
तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करती है 1 यूनिट नाभिक वहन करती है। समस्थानिक परमाणुओं में होती है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक में होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो समभारी कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं और इसके कितने होते हैं? तो इसके 27 समस्थानिक हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों के में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत काम करता है तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत काम करेगा? तो नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर लेकिन हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है KAR विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा तीनों किरण उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किसी में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण ऋणात्मक होता है, अल्फा में पॉजिटिव होता है और गामा में उदासीन होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्कोनियम अनिवार्य है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के दौरान। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों की। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्षण है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला है बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्सरे किरण का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र पेट में की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। बेरियम की कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे किरण का। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? तो सामान्यतः तापमान पर।
एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतराणु की दूरी की परमाणु की कोटि एक समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। प्रकाश की विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पर गिरे। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? तो डिस्टकारी के रूप में काम करता है। सेमीकंडक्टर के रूप में उसके प्रयोग के आधार पर उपर्युक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाया जाता है? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पी एन। अगला क्वेश्चन है एन ट्रांजिस्टर पी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिकतम होता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चालक चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती है क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाने के लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। लेसर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेसर अथवा किसी अन्य संयुक्त प्रकाश स्रोत से निकलने वाली दो प्रकाशों किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के लिए संबंध प्रमित कहलाता है, होलोग्राफी कहलाता है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो लेसर के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स किरणों की गुण नहीं